इन दिस सेशन ऑफ मार्गदर्शन। और क्या यार जोश है तुम्हारे अंदर ना, क्या अभी तुम भारत माता की जय और वंदे मातरम कर रहे थे ना। थैंक यू सर। यही हमारा टैलेंट है। अभी आप अगर पढ़ाई की कोई बात पूछ लोगे तो लेकिन वैसे तो हम जोशीले बच्चे हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां बजाओ सबसे पहले जोर से। क्या बात। बच्चों तुम सब 12th में अपेयरिंग स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बात करेंगे दिल की और थोड़ी सी बात करेंगे दिमाग की, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी दिल की बात करेंगे पहले, फिर थोड़ी सी दिमाग की बात करेंगे। ये चलो पहले दिमाग की बात करते हैं, ठीक है। दिल की बात तो करेंगे, वो तो करते ही रहते हैं। आज थोड़ी सी दिमाग की बात करते हैं, ठीक है। देखो 12th में जब तुम हो अभी, तो तुम वो बच्चे हो जो सबसे पहले एग्जाम दोगे, ठीक है ना। 11th वाला बच्चा वो अगले साल पेपर देगा। जो ड्रॉपर वाला बच्चा है वो एक बार पहले पेपर दे चुका है। तुम सबसे पहले पेपर देने जा रहे हो और पहली बार पेपर देने जा रहे हो, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। और जब तुम पहली बार पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है हैविंग एन अननोन टेरिटरी, एक ऐसी जगह जाने का, एक ऐसी टेरिटरी में जाने का, क्योंकि पेपर की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पेपर हमने देखा नहीं, हम पेपर के प्रेशर को नहीं जानते। रामायण में, मैं बार बार इसका एग्जांपल लेता हूं कि रामायण में एक वॉरियर था बाली, सुग्रीव का भाई बाली। वो इनविंसिबल था रामायण में। ही वॉज द ओनली पर्सन जिसे कोई नहीं हरा पाया था, क्योंकि उसको एक वरदान था कि तुम्हारे दुश्मन की 50% शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो वो जो पेपर होता है ना, वो बाली होता है। जब तुम पेपर में बैठोगे जाके, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो वो तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेगा, तुम्हारी आधी तैयारी खींच लेगा। और वो जो डर होता है ना उस पेपर को अटेम्प्ट करने का, टू अटेम्प्ट द अननोन, वो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यार हमारे सामने सबसे पहला ऑब्स्टेकल क्या है? सबसे पहला ऑब्स्टेकल है कि हम पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, और हम जो पेपर देने जा रहे हैं वो हमने अभी तक देखा नहीं है, उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है। हम टेस्ट देते हैं, आते हैं यहाँ पर, लेकिन हम कितना भी तुमसे कह लें और कितना भी कोई तुम्हें बोल ले कि नहीं इसको टेस्ट की तरह ही लेना है, नहीं इसको टेस्ट की तरह लेना है, नहीं इसको नॉर्मल टेस्ट की तरह लेना है, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं ऐसा होने वाला तो है नहीं, है ना। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम्स है ना, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स है। अब जनवरी फरवरी आते ही एक अलग टाइप का ड्रामा स्टार्ट होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि यहां पर भी सिलेबस फुल प्रेशर पे चल रहा होगा, है ना। जेई वाले, कुछ जेई वाले भी बैठे हैं शायद, उनका तो शायद पहला अटेम्प्ट भी हो चुका होगा तब तक, और दूसरा अटेम्प्ट होने वाला होगा जेई मेन का। और नीट वालों के साथ सिचुएशन ये होगी कि उनको स्कूल का एग्जाम भी देने जाना है, स्कूल वाले भी बुला रहे हैं कि बेटा साल भर तो शक्ल दिखाई नहीं, अब तो आ जाओ, पैसे दिए हैं थोड़े तो पैसे वसूल लो, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लो, थोड़ी टेस्ट ट्यूब तोड़ लो, है ना। फिर प्री बोर्ड्स होंगे, ठीक है। फिर घर वालों को बोर्ड्स में भी नंबर चाहिए, घर वालों को बोर्ड्स में भी नंबर चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना, सबके घर वालों को नंबर चाहिए ना बोर्ड्स में। कोई ऐसा तो नहीं है इसके घर वाले इस बात पे खुश हो रहे हैं कि नहीं बच्चा तू नीट में सेलेक्ट हो जा, 60% नंबर ले आ बस, ऐसा तो नहीं है ना कोई। घर वालों को सबको टॉपर चाहिए, और टॉप करने के लिए करनी पड़ती है मेहनत। और एग्जामिनेशन जो हम दोनों एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वो नदी के दो किनारे हैं, एक फुल्ली सब्जेक्टिव, एक फुल्ली ऑब्जेक्टिव, एक प्योरली रट्टा बेस, एक प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस। एक तुम्हारे रटने की पावर चेक करता है, एक तुम्हारे समझने की पावर चेक करता है। एक में तुम्हें केवल किताबों की लाइनें याद करके लिख के आनी है, और एक में तुम्हें अपने दिमाग की गहराई में जाके कंसेप्ट का मोती निकाल के लाना है। एक तुम्हारे सजाने की क्षमता को चेक करता है कि तुम कॉपी कितनी अच्छी सजा लेते हो, कितने कलर के पेन तुम्हारे पास है, कितने कलर के ग्लिटर तुम्हारे पास है, कितना अच्छा इंद्रधनुष तुम बना के आते हो कॉपी पे। और एक को मतलब ही नहीं है कि तुम क्या लिख लेते हो क्या नहीं लिख लेते हो, क्योंकि वहां तो तुम्हें हमारा बेबोल रंगना है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई यार, ठीक है। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हम 12th के बच्चे हैं, हमारा फोकस 12th के सिलेबस पे है ना, और हम 11th भूल चुके हैं।
पेपर में 11th पूरी आनी है, हम फोकस करते आ रहे हैं 12th के ऊपर, ठीक है। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलो ठीक है, लफड़ा फंसता है इंग्लिश में, और वो 5वें सब्जेक्ट में, जो किसी का कंप्यूटर साइंस होगा, किसी का हिंदी होगा, है ना, किसी का संस्कृत होगा, किसी का कुछ और होगा, किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा, है ना। 2 साल में खेल कोई खेला नहीं, फिजिकल एजुकेशन के पेपर में मैदान का वो लिखना होगा, मेजरमेंट, कौन सा मैदान कितना लंबा कितना चौड़ा, ये सब भी याद करना है। और फिर 11th का सिलेबस, उसका क्या करें, वो भी तो फंसेगा यार, पेपर में तो वो भी आना है, पेपर में तो वो भी पूछेगा, वो नीट में वो भी पूछना है उसने, ऐसा तो नहीं कि वो 12th के ऊपर पेपर छोड़ देगा। तो यार ये 3 मेन ऑब्स्टेकल है अपने पास। अब इन 3 ऑब्स्टेकल्स का, इन 3 चुनौतियों का हल क्या है, इन 3 चुनौतियों का हल क्या है? तो यहीं पर आता है अपना यूज दिमाग का और दिल का। पहले तो दिमाग का यूज करना पड़ेगा और फिर दिल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो दिमाग की बात करते हैं कि दिमाग से हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरह से टैकल कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी जो टैकल ना हो सके, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है तो, अगर आपका तरीका ठीक है तो, अगर आप सही से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, सही से मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को, और सही से मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडी को, तो आप किसी भी एग्जाम से पार पा सकते हैं। मैंने आपको एक तरफ 3 ऑब्स्टेकल्स बताए, एक तरफ और एक आंकड़ा बताता हूं। हर साल जो बच्चे जेई और नीट में सिलेक्शन लेते हैं, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज उन्हीं बच्चों का होता है जो 12th अपीयरिंग होते हैं उसी साल, एवरी ईयर। इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं किसी भी एग्जाम के, उसमें मैक्सिमम टॉपर्स वही होते हैं जो 12th के साथ पेपर दे रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिसको आप आपदा समझ रहे हैं वो अवसर है, जिसको आप अपने लिए प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेहनत करनी है कि हम 12th का सिलेबस इतना अच्छे से तैयार कर लें बोर्ड एग्जाम्स आने तक, कि जो पेपर के बीच में, पेपर खत्म होने के बाद और अपने जो नेट का पेपर होगा, मेन पेपर होगा, या जो जेई का पेपर होगा, उसके बीच में जो अपने को टाइम मिलेगा, अपन उस टाइम में 11th को ढंग से रिवाइज कर सकें, 11th को ढंग से रिवाइज कर सकें। या आज हम जो पढ़ाई करते हैं, दिन में अगर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आज से ही दिन में अगर 1 घंटा निकालें, पीडब्ल्यू ने तो कितनी फैसिलिटी दे रखी है, 11th के वीडियोस भी अवेलेबल है। दिन में केवल 1 घंटा 11th के एक टॉपिक का रिवीजन करना शुरू करें, तो जब तक बोर्ड का पेपर देने स्कूल पे जाएंगे, फरवरी मार्च तक जब तक स्कूल वाले बुलाना शुरू करेंगे, तब तक 11th का एक बहुत बड़ा चंक हमारा रिवाइज हो चुका होगा। फिर बात आती है इंग्लिश और 5वें सब्जेक्ट की। उनकी तैयारी तो वो छुट्टियों में होती है ना, उनकी तैयारी तो छुट्टियों में होती है। वो 5 दिन अगर रात भर जग लोगे तो इंग्लिश भी निकल जाएगी और 5वां सब्जेक्ट भी निकल जाएगा। लेकिन सर ये सारी बातें तो सही है, ये सारी बातें समझ में भी आती हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी ये सारी बातें बोली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि हम करें क्या। एक तरफ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हो, ट्रिक बताते हो, ट्रिक से फटाफट क्वेश्चन करा देते हो। स्कूल में वो ट्रिक यूज कराते हैं, वो नंबर काट लेते हैं। स्कूल में टीचर कहते हैं पूरा पूरा पेज लिखो। तो करें क्या, क्या करें, इस प्रॉब्लम से कैसे निकले भाई। वहां हमें वी हैव टू थिंक ऑन आवर फीट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और स्कूल के पेपर में हमें गाथा लिखनी है जाके, है ना। कि वो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सूजी का हलवा बनाने की विधि लिखो, सूजी का हलवा बनाने की विधि लिखो, 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया। बच्चे ने पूरा लिख दिया, सूजी लिया, सूजी 4 प्रकार की होती है, फिर उसमें पानी मिलाया, पानी भी बहुत सारे प्रकार का होता है, मेरे घर में आरओ का पानी आता है, आरओ भी बहुत सारी कंपनी का, तो पूरी कॉपी भराया। फिर भी उसके 5 नंबर काट लिए टीचर ने, 45 आउट ऑफ 50। तो उसने टीचर से पूछा कि तुमने इतने पेज भरे, तुमने नंबर क्यों काट लिए। टीचर बोला गैस कौन जलाएगा। तो समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है यार। अगर एक बार अपने को कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो उसके बाद देखो लिख तो तुम लोगे, इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आती है ना, इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आती है। फिर तुम कैसे लिखोगे वो तो तुम जानते ही हो। साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट को अगर आंसर पता होता है तो सॉल्यूशन तो वो बना ही लेता है ना। कि दिस थिंग वाज डन बाय न्यूटन, दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन,
न्यूटन gave this law. न्यूटन was the scientist who has given this law. एक पेज तो तुम उसमें भर ही दोगे आराम से, साइंस के बच्चे हो तुम जानते हो, और मैथ वाले तो खास तौर पे जानते हैं। उन्हें अगर आंसर पता हो तो कौन सी थ्योरम लगानी, थ्योरम वो अपने आप बना लेते हैं। ये आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, ये आगे जाके इंजीनियर बनेंगे। एक सेमेस्टर में 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है, एक दिन में 2-2 टेस्ट देंगे, क्वेश्चनों के आंसर याद करके जाएंगे बेचारे, फिर एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरे में। मेरे साथ भी कई बार होता था, मुझे खुद ही नहीं पता होता था कौन से क्वेश्चन का आंसर किस में लिखाया हूं। होता है, वो चलता है। लेकिन यार अब अपने ऊपर, अपने दिमाग से, अपने दिल से ये सोचो कि हमारे लिए जरूरी क्या है। बोर्ड में नंबर स्कोर करना ज्यादा जरूरी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना ज्यादा जरूरी है? बोलो। दोनों। बोर्ड में पास होना जरूरी तो है। अब ऐसा भी नहीं होगा नीट में रैंक बना गई, बोर्ड में फेल हो गए तो भी कुछ नहीं होगा, वो भी करना है, वो भी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या? ज्यादा जरूरी क्या? 90% बोर्ड में ले आओ और नीट या जेई ना निकाल पाओ, और बोर्ड में 75% ही ले आओ, लेकिन आगे नाम क्या है, डॉक्टर या ईआर लगाओ, वो जरूरी है ना? बोलो हाँ या ना? भाई ये समझो, जिस एग्जाम की तुम तैयारी करने जा रहे हो ना, जिस एग्जाम को तुम देने जा रहे हो, वो एग्जाम नहीं है, वो एग्जाम नहीं है, वो ठप्पा है। वो ब्रांडिंग है, तुम्हारे माथे पर एक बार हो गई ना, उसके बाद जिंदगी भर साथ में चलेगी। एक बार तुम्हारे माथे पर डॉक्टर लिख गया ना, वो सफेद कोट और स्टेथोस्कोप पहन लिया तुमने, तो दैट विल बी योर लाइफस्टाइल। ये एग्जाम नहीं है, ये 3 घंटे का जो पेपर तुम दोगे ना, 3 घंटे का जेई मेन, 3 घंटे का जेई एडवांस या 3 घंटे का नीट, ये डिसाइड करेगा तुम्हारे आगे की जिंदगी का ट्रैक। और इसके बाद जो चीज तुम्हें मिलेगी वो केवल डिग्री नहीं होगी, वो तुम्हारी पहचान बनेगी आगे जाके। तो अपनी पहचान को पाने के लिए मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम केवल कोई एक नॉर्मल एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि ठीक है एग्जाम में पास हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, रैंक आ जाएगी, आएगी, वो भी ठीक है। लेकिन वो जो रैंक होगी ना, वो रैंक तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाएगी जिस जगह पर जाने के बाद तुम्हारी आगे की जिंदगी का रास्ता बनेगा। तो जब मिलने वाली चीज इतनी बड़ी है, जो चीज तुम्हें अचीव करनी है वो चीज इतनी बड़ी है, तो उसके लिए मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, हाँ या ना? 24 के 25 घंटे तो बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना? और फिर तुम बैठे भी ऐसी जगह पर हो, फिर तुम बैठे भी ऐसी जगह पर हो जैसे हिंदुस्तान की एजुकेशन कैपिटल कहते हैं। अब तक तो तुम्हें इस शहर में 3-3, 4-4 महीने हो चुके होंगे, है ना? तो ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि इस शहर में, ये शहर सांस ही केवल साइंस के फॉर्मूलों पर लेता है कि नहीं? हर कोई मेहनत करने में लगा पड़ा, लाइफ इज अ रेस, है ना? तो यार अगर रेस में जीतना है तो दौड़ना तो पड़ेगा, और दौड़ना है तो पूरी ताकत से दौड़ना है। जरूरी ये नहीं है कि हम सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते, जरूरी ये है कि हम सिलेक्शन का एफर्ट कितने मन से कर रहे हैं। और अगर हमारा सिलेक्शन का एफर्ट पूरे मन से होगा तो सिलेक्शन हो या ना हो, या जैसा हम चाहते थे वैसा हो या ना हो, लेकिन अगर हमने ढंग से मेहनत करी है तो वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी। लाइफ में कहीं ना कहीं आप उस मेहनत को यूटिलाइज करेंगे और वो मेहनत कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगी। इसलिए मेहनत करने की आदत तो डालनी पड़ेगी दोस्त। और अब जो टाइम बचा है, जिस टाइम से आप जा रहे हो, नवंबर, ये दिवाली के बाद का जो टाइम आएगा ना, ये 3 महीने बड़े क्रूशियल है। तो इन 3 महीनों में तुम्हें तीनों मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब तुम्हारे पास 3 हथियार होंगे: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस। तीनों में से कोई भी हथियार की धार कम पड़ी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन भी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। डेली पढ़ना है, ये नहीं एक दिन तो 8 घंटे पढ़ लिया, अरे यार आज तो मैंने क्या पढ़ाई करी है, अब मैं 2 दिन सोऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज से, कल से मैं 4 बजे उठ। देखो ये एक उसूल है जिंदगी का, बता रहा हूं मैं, ठीक है? बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। मस्ती, टाइम पास, ये हमेशा आज से होते हैं। पढ़ाई और कसरत ये हमेशा कल से होते हैं, ठीक है? और एक लॉ बताता हूं, रिट्रिक्स लॉ ऑफ एग्जाम कहते हैं इसे। द सिलेबस रिमेनिंग फॉर द एग्जाम is always inversely proportional to the time remaining for the exam, where कल से पढ़ूंगा और कल से पढ़ूंगी remains constant, ठीक है?
तो भाई ये बात समझ लो कि समय कम है, कमर कस लो, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस डिफाइन कर लो, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक वीक टॉपिक्स डिफाइन कर लो, बोर्ड की वेटेज नीट की वेटेज के हिसाब से टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लो और लग जाओ। बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तुम्हें कौन सा टॉपिक अच्छा आता है, तुम्हें कौन सा टॉपिक नहीं अच्छा आता, कौन सा टॉपिक बोर्ड्स में और कौन सा टॉपिक नीट में या जेई में ज्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया तुम्हें अच्छा लगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड करो और लग जाओ। ये नहीं कि अब पहले हफ्ता भर प्लानिंग में लग रहा है, लग जाओ बस। आज बैठो, जाके रात में बैठो, आज बना लो लिस्ट, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मेरे वीक टॉपिक है, इनसे मैं इतने नंबर ले आऊंगा, इन टॉपिक से तो आने वाला कोई क्वेश्चन मेरा गलत होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इन वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। ये वाले टॉपिक यार ऐसे नहीं, इनसे नहीं भिड़ना, इनसे बाद में भिड़ेंगे, इनसे बाद में निपटेंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना सीखना पड़ेगा, अपनी वीकनेस को पहचानना पड़ेगा, उनको दूर करने के लिए मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी देर करोगे मंजिल उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि तुम यहां पर 500-600 बैठे हो, ठीक है ना, 19-20 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, और 19-20 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई की, और हर वो बच्चा तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है वो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, और वो भले ही तुम्हें बता रहा हो कि यार मैंने भी कुछ नहीं किया, मेरी भी कोई पढ़ाई नहीं चल रही, लेकिन जब तुम रात में इस बात को सुन के खुश होकर सो जाते हो ना, तो फिर वो रात में स्टडी लैम्प जला के 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ता है डेली। समझ रहे हो बात को? इसलिए स्ट्रैटेजी को सेट करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और इस रास्ते में कोई भी परेशानी आती है तो सारे टीचर्स तुम्हारे साथ हैं। जो भी टीचर तुम्हारा फेवरेट टीचर हो उससे मिलो, उससे बात करो, उसे अपनी परेशानी बताओ, सॉल्व करो, है कि नहीं? उसके पास जाओ, कोई भी हो, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, पंकज सर हो सकते हैं, सुधांशु सर हो सकते हैं, युग सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी टीचर, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, अपनी परेशानी बताओ, उस परेशानी का सोल्यूशन बता देंगे और उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करो। और अब आई बात दिल की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर वाले जब हम निकले थे कोटा के लिए तो घर वालों ने बोला था कि बेटा दिल लगा के पढ़ाई करना। उन्हें लेकिन ये नहीं पता था कि दिल लग जाता है फिर पढ़ाई नहीं होती। लेकिन इस समय दिल तो लगाना पड़ेगा बंधु, दिमाग के साथ साथ दिल भी लगाना पड़ेगा, लेकिन किताबों से, लेकिन किताबों से। इस समय होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, न्यू ईयर सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो लड़ाई इस समय 1-1 घंटे 1-1 मिनट की है, ठीक है ना? तो दिल तो लगाना पड़ेगा। अब तो जो भी दिल लगाना है, जो भी मोहब्बत करनी है वो अपनी किताबों से करनी है, जो भी मोहब्बत करनी है, जो भी प्यार करना है वो अपनी किताबों से करनी है, अपने एग्जाम से करना है। और सबसे बड़ी और आखिरी बात ये बोलूंगा कि यार हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। अभी भी सफर बहुत बाकी है, बहुत बाकी। अभी भी तुम, हो सकता है तुम में से किसी ने अभी तक का टाइम बर्बाद कर दिया हो, या अभी तक जैसा तुम कर रहे हो, जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसे रिजल्ट्स ना आ रहे हो, टेस्ट में उलझने चल रही हो, अभी भी बहुत समय है। तुम अगर यहां से भी कमर कस लोगे ना तो सिलेक्शन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है। इस टाइम पर आके भी कई बच्चे जागते हैं और सिलेक्शन निकाल के चले जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। अभी भी समय है, आपको डरना नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना, आपको डरना नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? जाते जाते बस एक बात बोलूंगा कि हम सिल से उड़ते हैं, सिलसिलों से उड़ते हैं, हम सिल से उड़ते हैं, सिलसिलों से उड़ते हैं, हम गुल पे उड़ते हैं, गुलशनों पे उड़ते हैं, और होंगे वो पंछी जो उड़ते होंगे अपने पंखों से, हम अपने हौसलों से उड़ते हैं।